गुड मॉर्निंग क्लास। मैं दिवाकर पांडे आप सभी का द इंजीनियर टीम की तरफ से स्वागत करता हूं। आज लाइफ साइंस में हम लोग ब्लड का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 की बात हम लोग कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उस लेक्चर को देख लें, जिसमें हमने बेसिक बातें की थी ब्लड कंपोजिशन के बारे में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आज हम लोग उससे आगे शुरू करते हैं, ब्लड ग्रुप की बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, ब्लड ग्रुप के बारे में किस साइंटिस्ट ने बताया था? तो आंसर है, ब्लड ग्रुप के बारे में सबसे पहले कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया था। और जब भी हम ब्लड ग्रुप को डिफाइन करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि ब्लड ग्रुप ए बी और ओ। जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या हैं? एक पॉइंट है एंटीजन और एक है एंटीबॉडी। तो इनके बिहाफ पर ही हम इन चीज़ों को डिफाइन करते हैं। अगर हम आपसे कहें कि एंटीजन क्या होते हैं, तो एंटीजन को हम लोग अगर हिंदी में बोले तो प्रतिजन कहते हैं। दूसरा पॉइंट, वे पदार्थ या वे सब्सटेंस जो एंटीबॉडीज को उत्तेजित करते हैं, एंटीबॉडीज को उत्तेजित करते हैं या स्टिमुलेट करते हैं। इसका मतलब आपके इम्यून सिस्टम को बनाए रखने के लिए ये लोग जरूरी हैं। मीन्स कि जब ये एंटीजन प्रवेश करेगा या बॉडी में रहता है तो एंटीबॉडीज हमारे एक्टिवेट होते हैं। जिस टाइप का एंटीजन हमारे ब्लड ग्रुप में होगा उसका अपोजिट एंटीबॉडी आपके पास होता है। जैसे ब्लड ग्रुप ए है तो ब्लड ग्रुप ए वाले व्यक्ति में एंटीजन जो होगा वो ए एंटीजन और जो एंटीबॉडी होगा वो बी। बी वाला अगर ब्लड ग्रुप है तो बी टाइप एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होगा? ए। अच्छा, ये कैसे डिफाइन हुआ? तो एक्चुअल में कार्ल लैंडस्टीनर जी ने आरबीसी के चारों तरफ ये प्रोटीन पदार्थ देखा और एक पर्टिकुलर टाइप का वो प्रोटीन पदार्थ समझ में आया। जैसे ये है तो आरबीसी के चारों तरफ, तो इसको इन्होंने एक नाम दिया ए टाइप एंटीजन। ए टाइप एंटीजन यानी कि जब भी हम लोग ब्लड ग्रुप चेक करेंगे और हमें आरबीसी के चारों तरफ अगर इस तरह का प्रोटीन पदार्थ आपको दिखाई देता है तो हम लोग कहेंगे वो ए ब्लड ग्रुप का व्यक्ति है, मतलब ए वाले ब्लड ग्रुप के व्यक्ति में ए टाइप एंटीजन। अगर हम बी ब्लड ग्रुप की बात करेंगे तो कैसा टाइप होगा? ये बी टाइप वाला हो जाएगा। ए बी वाले में क्या है? ए बी टाइप का होगा, यानी दो अवेलेबल होंगे, ए वाला भी और बी वाला भी। लेकिन ओ में ऐसा कोई भी एंटीजन नहीं है। ओके क्लास, तो ध्यान रखना है, हमें इस तरह से डिफाइन करना है। दूसरी बात, जब ब्लड डोनेशन की बात आती है, ब्लड डोनेशन, तो पॉइंट ये होता है कि ब्लड डोनेशन में कौन सा ब्लड ग्रुप किसको ब्लड दे सकता है। जैसे हमने कहा ए ब्लड ग्रुप बी को ब्लड देगा या नहीं देगा, तो ये पॉइंट्स कैसे पता चलते हैं? इसके लिए हमको एंटीजन पे ध्यान देना होगा। वही ब्लड ग्रुप एक दूसरे को ब्लड डोनेट कर सकता है जिसमें एंटीजन सेम टाइप के हों। दैट मीन्स कि अगर ए ब्लड ग्रुप को बी को देना है तो बी के पास भी वही एंटीजन होना चाहिए जो एंटीजन ए के पास है। यदि सेम एंटीजन नहीं मैच होते तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे, बॉडी के अंदर वो क्लॉटिंग शुरू कर देंगे जिससे व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। तो ध्यान रखा जाता है कि डोनेशन उन्हीं का किया जाए जिनका एंटीजन आपस में मैच कर रहा हो। अब आपसे अगर पॉइंट कहा जाए कि क्या ए एंटीजन, जो ए एंटीजन है, ए ब्लड ग्रुप है, वो बी को ब्लड दे सकता है, तो पॉइंट देखिएगा, अगर ए ने बी को ब्लड दिया तो ए से कौन सा एंटीजन जाएगा? ए एंटीजन जाएगा। और बी के पास है कौन सा? बी। तो दोनों मैच तो करेंगे नहीं, यानी कि एक अलग अलग एंटीजन जाने वाला है। तो अलग अगर एंटीजन जाएगा तो बी को ए के बारे में कोई मालूम नहीं है, क्योंकि बी को केवल बी के बारे में मालूम है और बाहर से वो पदार्थ आ रहा है, ए ने ब्लड दिया, तो बी का डिफेंस सिस्टम क्या सोचेगा कि ये कोई बाहरी मटेरियल है और ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा देगा, जिसकी वजह से जो बी ब्लड ग्रुप के व्यक्ति हैं उनका डिफेंस सिस्टम इस ए को रोकना चाहेगा, क्लॉटिंग शुरू हो जाएगी अंदर। तो ए वाला ब्लड ग्रुप बी को ब्लड नहीं देगा। अब दूसरा पॉइंट, क्या ए बी को दे सकता है ब्लड? तो ए बी को दे सकता है। क्यों दे सकता है? क्योंकि ए बी के पास ए और बी दोनों एंटीजन है, ए और बी दोनों एंटीजन है। और जब ए और बी दोनों एंटीजन है तो ए से कौन सा एंटीजन आएगा? ए वाला, तो उसके पास अवेलेबल है, यानी उसकी जानकारी है, तो कहेगा ओके ठीक है, हमको इसकी जानकारी है, ये कोई बाहरी मटेरियल नहीं है, ये सब कुछ ओके चल रहा है। तो ए बी को दे सकता है। ओके, क्या ए ओ को दे सकता है? नहीं, ए ओ को नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि ए के पास कोई भी एंटीजन नहीं है, और कोई नहीं है तो कोई भी एंटीजन अगर इसके पास गया
तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। मतलब ए या तो केवल ए ब्लड ग्रुप को ही ब्लड दे और या तो किसको दे दे, ए बी को दे दे। तो यहां से जब पूरा पॉइंट देखा जाता है तो क्या निकल के आता है, सर्वग्राही, सर्वग्राही यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा ब्लड ग्रुप होता है, तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है ए बी पॉजिटिव। और यहां से एक पॉइंट और निकल के आता है, यूनिवर्सल डोनर कौन होता है, तो यूनिवर्सल डोनर होता है O माइनस। अब एक पॉइंट और समझते हैं क्लास, क्या कि ये प्लस और नेगेटिव क्या है। तो प्लस और नेगेटिव के लिए एक RH फैक्टर डिफाइन किया गया, RH फैक्टर, जिसको कहा गया रेसस फैक्टर, रेसस फैक्टर, ठीक है। अब RH फैक्टर क्या था, इसको भी कार्ल एंड स्टीनर ने ही डिफाइन किया था। क्या था पॉइंट कि जब मनुष्य में ये चेक कर लिया इन्होंने एंटीजन, तो बंदर एक प्रजाति थी जिसको बोलते थे रेसस मंकी, RH मतलब रेसस मंकी कहा जाता था। उस प्रजाति के बंदरों पे ये रिसर्च कर रहे थे, तो उसके ब्लड का जब सैंपल लिया और अलग अलग तरीके से टेस्ट किया तो उनको पता चला कि इस रेसस मंकी जो हैं उनके ब्लड में भी एंटीजेंस प्रेजेंट हैं। वो एंटीजेंस कुछ डिफरेंट टाइप के थे, जैसे ए और बी को छोड़कर सी डी ई ऐसे टाइप के उनके थे। अब उन्होंने देखा कि क्या कोई मनुष्य इससे मैच कर रहा है, यानी कि कोई सिमिलरिटी आ रही है। तो उसमें प्रयोगों से पता चला कि हाँ कुछ सिमिलरिटी थी। जैसे अगर 100 लोगों पर उन्होंने रिसर्च किया अमेरिकी पीपल पे, तो उसमें से 85% लोग क्या थे, वो सिमिलरिटी शो कर दिए। 85% लोग, मतलब जो एंटीजन बंदर के अंदर मौजूद था, कोई ना कोई उसी प्रकार का एंटीजन मनुष्य में भी प्रेजेंट था। तो अब क्योंकि वो मैचिंग हो गई, तो उन्होंने कहा ये जो 85% लोग हैं ये RH पॉजिटिव हैं, क्योंकि ये मैच शो कर रहा है। तो कहीं ना कहीं उस 85% लोगों में जो एंटीजन था वो बंदर के एंटीजन से मैचिंग हो रही थी, लेकिन 15% ऐसे लोग थे जिनका उससे मैचिंग नहीं हो रहा था। तो क्या कहा गया कि जिनके ब्लड ग्रुप में ये मैचिंग होगी उस बंदर के ब्लड के एंटीजन से, वो लोग RH पॉजिटिव कहे जाएंगे, और जिनमें ये मैचिंग नहीं होगी उनको कहा जाएगा RH नेगेटिव। इसका मतलब RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव। अब इसमें कौन सा एक पर्टिकुलर था, D टाइप एंटीजन प्रेजेंट। मेन पॉइंट की बात करते हैं, असल में कौन सा एंटीजन जिससे ये डिफाइन हुआ कि वो मैच हो रहा है, D टाइप एंटीजन एब्सेंट। तो अब ये कहा गया कि मनुष्यों में वो मैच तो कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि अगर D टाइप एंटीजन जो बंदरों में था, क्योंकि ह्यूमन में तो A और B डिफाइन हुआ था, लेकिन ये वाला एंटीजन जो D टाइप एंटीजन था ये कुछ मनुष्यों में देखने को मिला। तो जब ये कुछ मनुष्यों में देखने को मिला तो इन्होंने कहा जिनके में ये अवेलेबिलिटी होगी वो पॉजिटिव कहे जाएंगे, और जिनके में ये नहीं होगा वो नेगेटिव कहे जाएंगे। तो इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव की बात हुई। मतलब एक एक्स्ट्रा एंटीजन होना, एक एक्स्ट्रा एंटीजन होना। कहने का मतलब कि अगर कोई व्यक्ति ए ब्लड ग्रुप का है या ए प्लस का है, सपोज करिए ए प्लस, तो ए प्लस का है तो उसके पास ए एंटीजन और डी एंटीजन दोनों प्रेजेंट है। इसका मतलब हो गया कि इसके पास ए एंटीजन और दूसरा कौन सा, डी एंटीजन, दोनों अवेलेबल है। ओके, तो इस तरह से बात हुई। तो अब यहां पे वही पॉइंट आया कि यूनिवर्सल डोनर में माइनस ही क्यों रखा गया, O माइनस ही। तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है, एक पॉइंट दिखा देते हैं आपको कि अगर O प्लस की बात करेंगे तो O प्लस A प्लस को ब्लड देगा और A माइनस को, तो प्रॉब्लम कहां क्रिएट होगी कि O यूनिवर्सल डोनर ग्रुप तो है, यूनिवर्सल डोनर है क्योंकि उसके पास क्या नहीं है, एंटीजन नहीं है, तो किसी को भी ब्लड दे सकता है। लेकिन जैसे ये प्लस लगा तो जिस ब्लड ग्रुप को ये डोनेट करने वाला है उस ब्लड ग्रुप के पास वैसा एंटीजन होना चाहिए, नहीं तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यहां भी प्लस लगा है, यहां भी प्लस लगा है, यानी ए तो रिसीव कर लेगा लेकिन ए माइनस रिसीव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहां प्लस है तो ये एक एक्स्ट्रा एंटीजन हो जाएगा, डी एंटीजन, और अगर ये डी एंटीजन हो जाएगा इसके पास तो है नहीं,
तो ये इसको बाहरी मटेरियल मानेगा और इसका डिफेंस सिस्टम उसको ब्लॉक करने की कोशिश करेगा, तो यहां प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो इसके लिए ये नहीं कर पाएगा। लेकिन O- अगर देखें तो O- में तो एंटीजन है ही नहीं, डी एंटीजन, और वैसे भी कोई एंटीजन नहीं, तो ये चाहे A+ को ब्लड दे या फिर A- को, दोनों रिसीव कर लेंगे, इसलिए यूनिवर्सल डोनर बोला गया किसको, O- को। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है कि जब भी हम डोनेट की बात करते हैं, जब भी हम लोग डोनेट की बात करते हैं ब्लड के, तो डोनेट में क्या पॉइंट होता है आपका कि एंटीजन के हिसाब से हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। अब सबसे बड़ी बात ये समझनी है कि RH फैक्टर के बारे में जो बताने वाले व्यक्ति थे वो वही व्यक्ति हैं जो ब्लड ग्रुप के बारे में बताए थे, यानी कार्ल एंड स्टीनर, दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो यहां तक ये बात हुई, आई होप कि सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ब्लड ग्रुप के बारे में। तो यूनिवर्सल डोनर, आपको एक मेन पॉइंट याद रखना है, यूनिवर्सल डोनर कौन है और यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है। अब हम लोग बात करेंगे ब्लड प्रेशर की, किसकी बात करेंगे क्लास, ब्लड प्रेशर की, कि ब्लड प्रेशर कितने प्रकार से डिफाइन किया गया है। तो चलिए देखते हैं, ब्लड प्रेशर की बात करते हैं। तो ब्लड प्रेशर को दो प्रकार से डिफाइन किया जाता है, पहला सिस्टोलिक और दूसरा डायस्टोलिक। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। अब सबसे पहली बात क्या कि सिस्टोलिक हाई लिमिट को कहा जाता है, हाई लिमिट, और जो डायस्टोलिक होता है इसको हम लोग लो लिमिट को कहते हैं। अब हाई लिमिट कितनी दी गई है, 120 mm Hg, और ये लिमिट क्या है, 80 mm Hg। मीनिंग यहां पर जो mm है इसका मतलब होता है मिलीमीटर यूनिट, और जो Hg है इसका मतलब होता है मरकरी। यानी कि अगर लिमिट डिफाइन करेंगे तो 120 to 80 mm Hg। और एक डिवाइस जो ब्लड प्रेशर को मेजर करती है, स्फिग्मो मैनोमीटर, स्फिग्मो मैनोमीटर। बहुत सिंपल सी बात कर, तो देखिए बहुत सिंपल है, ब्लड प्रेशर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, कौन कौन से, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। यूनिट क्या होती है, mmHg, mm का मतलब मिलीमीटर, Hg का मतलब मरकरी। कौन से डिवाइस इसको मेजर करती है, स्फिग्मो मैनोमीटर। और जब शो किया जाता है तो इसको इस तरह से हम शो करते हैं, 120 80 mm Hg। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। और अगर हम डिफाइन करते हैं कि ब्लड प्रेशर मतलब क्या है या डेफिनेशन क्या है, तो प्रेशर ऑफ ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ आर्टरीज, धमनियों पर ब्लड द्वारा लगाया गया दाब, धमनियों पर ब्लड द्वारा लगाया गया दाब आपका कहलाता है ब्लड प्रेशर। धमनियों पर ब्लड द्वारा लगाया गया दाब ब्लड प्रेशर कहलाता है। बहुत इजी था। आगे हम लोग बात करते हैं क्लास ब्लड वेसल्स की, ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स का मतलब क्या होता है, रक्त वाहिनियां। ब्लड वेसल्स मतलब रक्त वाहिनियां। कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। अगर हम लोग आर्टरीज की बात करते हैं, धमनियों की, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती हैं, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से लंग्स तक पहुंचाती है, फेफड़ों तक। पहुंचाती
है। आपको ध्यान रखना है क्लास, सबसे बड़ा पॉइंट क्या, अगर क्वेश्चन पूछता है कि आर्टरीज कैसे ब्लड को लेके जाती हैं, तो आपका आंसर है जो धमनियां होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती हैं। लेकिन एक ऐसा एग्जाम्पल है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके नहीं जाता, कौन सा? पल्मोनरी आर्टरी। ये हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब जो CO2 वाला ब्लड होता है, उसको फेफड़ों तक पहुंचाती है। सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी होती है? लार्जेस्ट आर्टरी, तो आपको ध्यान रखना है एओर्टा, इसको बोलते हैं महाधमनी। यहां पर ब्लड का सबसे ज्यादा फ्लो होता है, ठीक है, प्रेशर काफी हाई होता है एओर्टा में। तो ये पहला पॉइंट था आर्टरीज के लिए। दूसरे की अगर बात करें, वेन्स, तो क्लास वेन्स मतलब सिराएं होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है। लेकिन पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फेफड़े से हार्ट तक पहुंचाती है। सबसे बड़ी वेन सुपीरियर वेना केवा। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो अगर हम पॉइंट देखते हैं तो आर्टरीज में क्या पॉइंट था, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही थी, लेकिन एक थी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं लेके जाती, कौन सी? पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी कैसा लेके जाती है? डीऑक्सीजनेटेड। जबकि अगर हम वेन्स की बात करते हैं तो ये CO2 वाला ब्लड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड लेके जाती हैं, लेकिन जो एक पर्टिकुलर होती है, कौन सी? पल्मोनरी वेन, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती है। तो एक्सेप्शनल है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। तीसरा है कैपिलरीज, सबसे पतली ब्लड वेसल होती हैं, यानी इन तीनों में सबसे पतली थिन यही होती है। अच्छा, सबसे मोटी कौन सी होती है? आर्टरीज होती है। तो सबसे पतली कैपिलरीज होती हैं, आर्टरीज को वेन्स से कनेक्ट करती हैं, आर्टरीज को वेन्स से कनेक्ट करती हैं। तो ये पॉइंट है मेन। आज हम लोगों ने 3 चीजों के बारे में बात की, ब्लड ग्रुप, ब्लड प्रेशर, और तीसरा कौन था आपका? ब्लड ग्रुप, ब्लड प्रेशर और ब्लड वेसल्स। ठीक है क्लास, तो 2 पार्ट में हमने बात की इंपॉर्टेंट, जो मेन पॉइंट्स थे, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट हम लोग हार्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। तो उसके लिए हम एक अलग लेक्चर देखेंगे, क्योंकि हार्ट एक पूरा डिस्क्रिप्टिव टॉपिक है, उसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो उसके लिए हम एक नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे जिसमें हम लोग ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही क्लास, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।